आप लोगों का गैलेक्सी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग ने लास्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट लॉस कवर किए थे। आज हम जो लॉ पढ़ने जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट लॉ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारी भी होना चाहिए। इस लॉ का नाम है पॉक्सो एक्ट। इसका नाम है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट 2012। इसका पूरा नाम है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। इसको शॉर्ट में पॉक्सो कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, ये इस लॉ का नाम है। इसी को शॉर्ट में कहा जाता है पॉक्सो। ठीक है, ये कानून पारित हुआ, ये इसकी पारित होने की तिथि है। ये कानून पारित हुआ 15 जून 2012 में, और ये कानून लागू होता है 14 नवंबर 2012 में। तो ध्यान रखिएगा, दो डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। 15 जून को पारित होता है, बनता है, 14 नवंबर को लागू होता है। और इस कानून में टोटल 9 भाग हैं। इसमें 9 चैप्टर्स लिख सकते हैं आप, चैप्टर्स या अध्याय। 9 अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं, और 46 धाराएं हैं, सेक्शंस हैं, और इसमें एक अनुसूची है, एक शेड्यूल है, एक अनुसूची है। ये इस कानून के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, नोट कर लीजिएगा। 9 चैप्टर्स, 46 सेक्शंस एंड 1 शेड्यूल, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, ये जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल का जो संबंध है वो सेक्शन नंबर 2 से है। 2 में भी सी से है। 2C है डेफिनेशन के अंदर, और डेफिनेशन किसकी दी गई है इसमें? आर्म्ड फोर्सेस की। आप अभी आगे चल के देखेंगे कि आर्म्ड फोर्सेस का यहाँ क्या काम है। आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र बलों की परिभाषा दी गई है, उसी से संबंधित ये शेड्यूल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लॉ। हम लोग ने डिस्कस कर लिया सबसे पहले नंबर पे कि पॉक्सो, अब इसकी धारा 1 संक्षिप्त नाम वगैरह है, धारा 2 में परिभाषा, एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। अध्याय 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्याय 2 में बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं अगेंस्ट चिल्ड्रंस। उसके बाद धारा 3, 4, ये सब अपराध दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर आता है अध्याय 3, अध्याय 3 के बाद अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6, 7, 8 और 9, ये उसके बाद में ये 46 है, एक शेड्यूल है। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, आप इसका जो प्रीएम्बल है वो देख सकते हैं। वो कहता है लैंगिक हमला मतलब सेक्सुअल असॉल्ट, लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट और अश्लील साहित्य, पोर्नोग्राफिक मटेरियल के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने मतलब उनको बचाने, और ऐसे अपराधों का विचारण करने मतलब उनका ट्रायल करने के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना, स्पेशल कोर्ट का स्थापना, उनसे संबंधित या अन्य विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम। तो इसका जो मेन उद्देश्य आप देख रहे हैं वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ जिससे कि आप लोग इसको देख लीजिए। इसमें सबसे पहला है लैंगिक हमला से बच्चों का प्रोटेक्शन करना। लैंगिक हमला होता है सेक्सुअल असॉल्ट, लैंगिक उत्पीड़न होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट, और अश्लील साहित्य के अपराधों यानी किसको कहते हैं? ऑफेंसेस रिलेटेड टू पोर्नोग्राफिक मटेरियल, पोर्नोग्राफिक मटेरियल, इनसे बच्चों का प्रोटेक्शन करना। एक तो पहला ये हो गया। सेकंड आता है अपराधों का विचारण, मतलब जो अपराध इस कानून के अंदर होते हैं उसका ट्रायल करना। उसके बाद अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना, ये आपका सेकंड बन गया कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स टू ट्राई द ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। उसके बाद में उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध यानी एंसिलरी मैटर्स के लिए, यहाँ पे एंसिलरी मतलब उनसे जुड़े हुए मामलों के लिए
प्रावधान। तो आप मोटे तौर पे देखेंगे तो 3 बातें इसमें, 3 इसके प्रीएम्बल में 3 पॉइंट आ रहे हैं, इन्हीं को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो कानून आपका बनाया गया था, ये कानून किस आर्टिकल को ध्यान में रख के बनाया गया है संविधान के, तो आपका आंसर होगा ये कानून बनाया गया है आर्टिकल 15 का जो खंड 3 है। आर्टिकल 15 आप सब जानते होंगे, 15 में टोटल 6 खंड हैं, 6 क्लॉजेज हैं। उसका जो तीसरा क्लॉज है वो कहता है नथिंग शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। बच्चों, बालकों और महिलाओं के संबंध में कोई भी बात राज्य को विशेष कानून बनाने से नहीं रोकेगी। इसका मतलब बच्चों और महिलाओं के संबंध में स्टेट जो आर्टिकल 12 में परिभाषित है वो स्पेशल लॉ बना सकता है। तो इस आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए ये लॉ बनाया गया। ये कानून बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, इस बात को ध्यान रखना। ये कानून वैसे भी इम्पॉर्टेंट है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो अब हम लोग सीधे आते हैं इसकी धाराओं पे। सबसे पहला है अध्याय 1 प्रारंभिक। इस आप सबको पता है कि इसमें बताया गया है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। तो मैंने आपको बता ही दिया था, इसका विस्तार पूरे भारत पर है और उसका संक्षिप्त नाम है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, और ये कानून पूरे भारत पे लागू है, ठीक है। अब आता है परिभाषाएं। तो सबसे पहला है, यहाँ पे परिभाषाएं जो दी गई हैं वो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैं इनका इंग्लिश भी यहीं पे लिखता चल रहा हूँ। इसमें सबसे पहला है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। तो कहा गया है कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला क्या होगा, इसका अर्थ वही होगा जो धारा 5 में है। तो अभी हम धारा 5 को देखेंगे। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला को कहते हैं एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ए को, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये इसका मतलब है धारा 2A है। उसके बाद में फिर है गुरुतर लैंगिक हमला। गुरुतर लैंगिक हमला वही है जो धारा 9 में है, तो ये हम लोग 9 को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बी। ये दो धारा 2 का ए, धारा 2 का बी। इसको कहते हैं एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। उसके बाद में सी आता है आपका। तो जो सी है ये बेसिकली किससे संबंधित है, सशस्त्र बल या सुरक्षा बल, आर्म्ड फोर्सेस या सिक्योरिटी फोर्सेस से संबंधित है। और इसमें ध्यान रखिएगा इसी से संबंधित, मतलब धारा 2 से संबंधित ही हमारा शेड्यूल नंबर 1 है। तो ध्यान रखना, जो पहली अनुसूची है इस कानून की और एक ही अनुसूची है भी, वो सी से संबंधित है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि बालक का मतलब क्या होगा। तो कहा गया बालक में ध्यान रखना, बालक में लड़का भी आ सकता है, लड़की भी आ सकती है। बालक का मतलब होगा जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। ध्यान रखिएगा, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है उसको यहाँ पर इस कानून के अंतर्गत क्या माना जाएगा, उसको इस कानून के अंतर्गत बालक माना जाएगा। ये इसका बालक का सेक्शन 2D है, ध्यान रखिएगा 2D। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है बालक संबंधी अश्लील सामग्री। इसका मतलब होता है पोर्नोग्राफिक मटेरियल, जैसे जो अश्लील साहित्य होते हैं, लिटरेचर्स होती हैं, मूवीज होती हैं, उन सबको यहाँ पर बताया गया है कि बालक संबंधी अश्लील सामग्री क्या होगी। तो कहा गया है किसी बालक को संलिप्त करते हुए, मतलब बच्चे को इन्वॉल्व करते हुए लैंगिक संबंध बनाने के आचरण का कोई भी दृश्य, मतलब जो कामुक है, जिससे मन में गलत विचार पैदा होते हैं, कोई भी दृश्य, चित्रण, अभिप्रेत है, दृश्य चित्रण हो गया। उसके बाद में जिसके अंतर्गत फोटो भी आ सकती हैं, जो न्यूड फोटोज होती हैं, पोर्नोग्राफिक फोटोज होती हैं, वीडियो आ सकते हैं, डिजिटल या कंप्यूटर जनित ऐसी आकृति जो वास्तविक बालक के समान लगे, मतलब ऐसी कोई भी फोटो, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है जो रियल चिल्ड्रन के जैसा लगे, और सृजित मतलब क्रिएटिव, रूपांतरित या परिवर्तित हो, किंतु बालक का चित्र प्रतीत होने वाली आकृति भी है, मतलब उसमें उस बच्चे का या किसी भी बच्चे का चित्र
दिखाई पड़ता हो, मतलब लगता हो कि ये वही बच्चा है, इसको कहा जाता है पोर्नोग्राफिक मटेरियल, बालक संबंधी अश्लील सामग्री। उसके बाद में नेक्स्ट है घरेलू संबंध। अब यहाँ पे घरेलू संबंध का मतलब वही होगा जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बताया गया है। हम लोग इसको पढ़ेंगे डीवी एक्ट को 2005। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो घरेलू संबंध का मतलब है वही यहाँ पे घरेलू संबंध का मतलब होगा। उसके बाद आता है प्रवेशन लैंगिक हमला, वही है जो धारा 3 में होगा। तो प्रवेशन लैंगिक हमला को कहते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। उसके बाद में इसको आप छोड़ सकते हैं, नहीं पढ़ने की जरूरत है। धार्मिक संस्था छोड़ सकते हैं, नहीं पढ़ने की जरूरत है। लैंगिक हमला का मतलब होगा जो धारा 7 में, भी सारी धाराएं पढ़नी है, इसको कहते हैं सेक्सुअल असॉल्ट। लिख लीजिएगा जो लोग इंग्लिश में नोट कर रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट। उसके बाद में लैंगिक उत्पीड़न का मतलब होगा सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट। उसके बाद में साझी गृहस्थी, शेयर्ड हाउस होल्ड, इसको कहते हैं शेयर्ड हाउस होल्ड। ये शेयर्ड हाउस होल्ड आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे भी है और वहां पे भी होगा। तो साझी गृहस्थी का मतलब है ऐसी गृहस्थी या हाउस होल्ड जहां अपराध से आरोपित व्यक्ति बालक के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है या किसी समय पर रह चुका। मतलब जो आरोपित है, एक्यूज्ड है, वो बच्चे के साथ में या तो रहता है या तो रह चुका है, इसका मतलब होगा साझी गृहस्थी। नेक्स्ट आता है विशेष न्यायालय। सेक्शन 28 में बताया गया विशेष न्यायालय का मतलब होगा स्पेशल कोर्ट, क्योंकि आपने सुना होगा पॉक्सो की अलग अदालत होती हैं और इनको कहा जाता है फास्ट ट्रैक कोर्ट। इसमें बताया भी गया है कि जल्दी से जल्दी ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में आता है विशेष लोक अभियोजक, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये गवर्नमेंट एडवोकेट होगा और ये वही बनेगा जिसको 7 साल की वकालत का अनुभव होगा या जो 7 साल से लीगल मैटर्स की प्रैक्टिस कर रहा होगा। ये सारी डेफिनेशंस हैं, इनमें से आपको केवल और केवल बस ये ध्यान रखना है कि लैंगिक हमला किसमें है। बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, आप लोग उसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इसको आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, इसका कोई सेंस, क्योंकि ये अगर आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होने लग जाएंगे, तो आप 2 को छोड़ देंगे, मतलब धारा 2 की 2 को छोड़ेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर क्रॉस बना दे रहा हूँ, इसको छोड़ेंगे। अब हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं कि अपराध क्या होते हैं इस कानून के अंतर्गत, उसके बाद उसका प्रोसीजर आएगा, ठीक। एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहला है आपका, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहला है प्रवेशन लैंगिक हमला। सबसे पहला है प्रवेशन लैंगिक हमला, इसको कहते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। यहां पे लिख देते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, मैंने आपको अभी बताया भी था, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, प्रवेशन लैंगिक हमला, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रवेशन लैंगिक हमला, इसमें यह कहा गया कि कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, ये कहा जाता है जब, मतलब ये जो 4 पॉइंट आपके सामने हैं, इन 4 पॉइंट में आपका ए है, बी, सी और डी। तो कहा गया कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, ये कब कहा जाएगा, जब इन चारों में से किसी भी एक कार्य को वो करता है, इन चारों में से किसी भी एक कार्य को वो करता है, तो कहा जाता है कि वो प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, मतलब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है। आप यहाँ पे जो 4 पॉइंट देख रहे हो, ये मैं आपको बता दूं ये कहाँ से लिए गए हैं। देखिए हम लोगों के यहाँ पहले आईपीसी हुआ करती थी, और जो आईपीसी थी आप उसको नोट भी कर लीजिएगा। आईपीसी में सेक्शन 375 था
और 375 बताता था व्हाट इज रेप। वो रेप का मीनिंग बताता था 375। जो 375 में रेप का मीनिंग था, यही आगे चल के बीएनएस बन गया, और बीएनएस में ये 63 बन गया। मतलब जो रेप का मतलब बीएनएस में है वो धारा 63 में है। तो ध्यान रखना, जो आईपीसी की धारा 375 थी वो बन गई है बीएनएस की धारा 63। अच्छा, 376 में रेप का पनिशमेंट था, फिर उसके साथ कई सारी धाराएं थी, 376 ए था, 376 बी सी डी ऐसे करके बहुत सारी धाराएं थी। तो आपको इसमें फिलहाल ये याद रखना है कि 375 में रेप का मीनिंग था, जो रेप का मीनिंग 375 में था वही रेप का मीनिंग 63 में है, और जो रेप का मीनिंग 63 में है वही मीनिंग यहाँ पे दिया गया है। मतलब ये जो आप 4 पॉइंट देख रहे हो, ये एक्चुअली हम लोग ने क्या किया है, ये तो 2012 में बना था, तो हम लोगों ने जो सेक्शन 375 में रेप का मीनिंग था, बलात्कार का जो मतलब था, हम लोगों ने वही यहाँ पे कॉपी कर दिया है। और अगर आप थोड़ा पहले जाएंगे तो आप लोगों को एक कांड याद होगा जो दिल्ली में हुआ था, निर्भया कांड, जिसमें गैंगरेप हुआ था एक लड़की का। तो उसमें 2012-13 की ये घटना है। तो उस समय एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था जस्टिस वर्मा कमेटी, और उसने सिफारिश की थी और एक अमेंडमेंट पास किया गया था जिसको कहा गया था क्रिमिनल अमेंडमेंट 2013। और इस संशोधन के माध्यम से जो आपराधिक कानून है उनको काफ़ी हद तक बदल दिया गया था। आप यूं कह सकते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा कठोर बना दिया था, बहुत ज़्यादा रिजिड बनाया गया था, रिग्रेस बनाया गया था। तो 2012 के पहले जो रेप का मीनिंग हुआ करता था, 2013 के पहले जो रेप का मीनिंग हुआ करता था, वो कुछ और हुआ करता था, और उसमें हर चीज़ कवर नहीं हो पाती थी। 2012-13 में जो घटना घटी, उससे ये समझ में आ गया कि लोग किस हद तक जानवर हो सकते हैं। तो रेप के मीनिंग को और ज़्यादा कठोर बनाया गया, और ज़्यादा चीज़ें इसमें शामिल कर दी गई। तो आपको ये याद रखना है, मेन पॉइंट ये है कि 2013 के बाद जो रेप का मीनिंग है, एक्चुअली में वो रेप का मीनिंग यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ पे 375 सेक्शन को क्या करा गया था, अमेंड किया गया था 2013 के क्रिमिनल अमेंडमेंट यानी कि आपराधिक संशोधन के माध्यम से। और रेप का मीनिंग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर शामिल करी गई कि किसी भी कीमत पे कोई भी व्यक्ति बचने ना पाए, ऐसा यहाँ पे बनाया गया है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो धारा 63 में रेप का मीनिंग है वही मीनिंग यहाँ पे है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। वैसे आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे आएंगे। तो यहाँ पर प्रवेशन लैंगिक हमला कब कहा जाएगा, जब कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अपना लिंग, ध्यान से सुनिएगा, अपना लिंग, पेनिस, किसी भी सीमा तक का मतलब है टू एनी एक्सटेंट, किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि में, वेजाइना में, मुंह में, माउथ में, मूत्र मार्ग में, यूरेथ्रा में और गुदा में, एनस में प्रवेश करता है। मतलब अपना लिंग, यहाँ पे लिंग प्रवेश करता है किसी भी सीमा तक। यहाँ पे एक्सटेंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे वेजाइना में, माउथ में, यूरेथ्रा में और एनस में, या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, मतलब किसी अन्य से करवाता है या खुद करता है, तो ये रेप माना जाएगा। और यहाँ पे इसे पॉक्सो कानून के अंदर हम प्रवेशन लैंगिक हमला मानेंगे। उसके बाद में बी है, यहाँ पे लिंग प्रवेश करता है, यहाँ पर किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को जो लिंग नहीं है, क्योंकि लिंग कवर हो चुका है आपका सेक्शन 3A में। तो यहाँ पर कोई वस्तु या शरीर के किसी भाग को किसी सीमा तक का मतलब आपने समझ लिया, टू एनी एक्सटेंट, बालक की योनि में, वेजाइना में, मूत्र मार्ग में, यूरेथ्रा में या गुदा में, गुदा का मतलब एनएस होता है, घुसेड़ता है, मतलब आपको पता है कि वो अननेचुरल चीज होगी, तभी वर्ड यहाँ पर घुसेड़ता आया है, या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि वो प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। सी में आता है, अब यहाँ पे बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है। अभिचालन को इंग्लिश में कहते हैं मनीपुलेशन। बालक के शरीर के किसी भाग के साथ, मतलब जो बच्चा है उसके शरीर के किसी भाग के साथ मनीपुलेट करता है, जिससे वह बालक की योनि, वेजाइना, मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा और गुदा एनस में या शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके, या बालक से उसके साथ ऐसा करने को कहता है। डी आता है, बालक के लिंग, अब यहाँ पे बच्चे की बात हो रही है, बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्र मार्ग पर अपना मुंह लगाता है, या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा
करवाता। आप देख रहे होंगे, मतलब ये तो मुझे पढ़ने में भी अजीब लग रहा है, लेकिन अब लॉ है तो पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे हर चीज, मतलब जिन जिन तरीकों से रेप हो सकता है, हर चीज यहाँ पर कवर कर दी गई है। और रेप की डेफिनेशन को काफी ब्रॉड कर दिया गया था, और यही डेफिनेशन यहाँ पे लाके हम लोग ने चिपकाई है। तो यही होता है प्रवेशन लैंगिक हमला। अब ध्यान रखिएगा, ये जो प्रवेशन लैंगिक हमला है, ये आगे चल के अगर कुछ जगहों पर किया जाएगा या कुछ मामलों में किया जाएगा, तो ये बन जाता है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। वो भी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब इसका दंड क्या होगा, प्रवेशन लैंगिक हमले का दंड क्या होगा? तो प्रवेशन लैंगिक हमले का जो दंड है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें 2-3 तरीके से दंड बताया गया है, उसको आप ध्यान देंगे। प्रवेशन लैंगिक हमले का जो दंड होगा वो यहाँ पर लिखा गया है कि कम से कम 10 वर्ष होगा, मतलब 10 ईयर्स कम से कम होगा, और जो कहाँ तक हो सकता है, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है, और जुर्माना भी होगा। ध्यान रखना, और जुर्माना भी होगा, मतलब 10 वर्ष कम से कम सजा होगी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। लेकिन अगर ये तब होगा जब बच्चे की उम्र 16 साल से ज्यादा है, 18 साल से कम है। इसका मतलब ये जो पनिशमेंट है, ये बच्चा जिसके साथ ऐसा होता है उसकी उम्र 16 से 18 के बीच में। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 16 से कम है, मतलब अगर उसकी आयु 16 से कम है, 16 वर्ष से कम है, तो यहाँ पे पनिशमेंट क्या होगी? तो कम से कम पनिशमेंट जो होगी वो 20 साल की होगी, और यहाँ पे 20 साल के साथ में लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, और एंड जुर्माना है और फाइन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और जुर्माना होगा। तो ये आपका, तो यहाँ पे अगर बच्चा 16 साल से कम का है, पनिशमेंट ज़्यादा कठिन हो गई है, 10 की जगह 20 पहुँच गई है, और इन दोनों की लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी डिफरेंस होगा। ध्यान रखना, यहाँ पे जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि शेष प्राकृत जीवन काल के लिए होगी, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे, जैसे आप लोग ने देखा होगा कि राज्य सरकार के पास ये पावर होती है कि वो जेल अथॉरिटी के रिपोर्ट के आधार पर 14 साल जो सजा काट चुका होता है, आजीवन कारावास की सजा जिसने 14 साल काट ली होती है, उसको रिहा कर सकती है। ऐसा कई बार आपने देखा होगा, बड़े बड़े नेता छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें तो आप 14 साल की सजा काटने के बाद बाहर आ सकते हो, लेकिन यहाँ पर लिख दिया गया शेष प्राकृत जीवन काल। मतलब ये समझ लीजिए कि जितनी लाइफ आपकी बची है, आपको जेल में उतने दिन तो रहना ही पड़ेगा। इसका मतलब सीआरपीसी की जो धाराएं 432, 433, 433 ए हुआ करती थी, वो यहाँ पर लागू नहीं करेंगी। आप ध्यान रखना, यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी 2 टाइप की है। पहली बात तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है आजीवन कारावास, पूरी जीवन आपको जेल में रहना है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि जो सेक्शन 432 सीआरपीसी, सेक्शन 433, 433 ए था, उसके अंतर्गत राज्य सरकार के पास ये पावर होती है कि वो क्या कर सकती है, वो जेल प्राधिकारी जो होते हैं उनकी रिपोर्ट पर ये रिपोर्ट मांगती है कि उसका आचरण जेल के अंदर कैसा है, कंडक्ट कैसा है, क्या उसने कोई अपराध तो नहीं किया जेल के अंदर रहते हुए। अगर उसका रिपोर्ट अच्छी मिलती है तो राज्य सरकार उसकी सिफारिश पर उस व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दे देती है जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई है। और लेकिन कम से कम 14 साल उसको जेल में रहना होगा। यही बात सेक्शन 433 कैपिटल ए में लिखी हुई है। 14 ईयर्स तो उसको रहना ही पड़ेगा, उसके बाद वो छूट सकता है, मतलब बाहर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब वही होगा, लिटरल लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मीनिंग होगा कि उसको पूरी जीवन जेल में रहना होगा। यहाँ पे वो किसी भी कीमत पे 14 साल के बाद भी नहीं निकल सकता है। ये आपका प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड है, और ये मैंने आपको बता दिया है। इसी को बोलते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, अब हम लोग धारा 5 की तरफ चलते हैं। अब आता है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले का मतलब होगा एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, धारा 3 में जो आपने पढ़ा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, अगर कोई भी व्यक्ति पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है
तो वो एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट बन जाएगा, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बन जाएगा अगर इनमें से किसी के द्वारा किया गया हो, इनमें से किसी के द्वारा किया गया हो, और कुछ मामलों में कुछ कंडीशंस में किया गया हो, और कुछ बच्चों के केस में कुछ अलग कंडीशन भी हो सकती, वो भी हम लोग देखेंगे। यानी कि पहले हम लोग ने पढ़ा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, प्रवेशन लैंगिक हमला। वही प्रवेशन लैंगिक हमला अगर इनमें से किसी भी केस में हम आते हैं तो वही प्रवेशन लैंगिक हमला बन जाएगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, जिसको हम कहते हैं एग्रावेटेड। एग्रावेट का मतलब होता है बढ़ाना, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं जहां पर कोई भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बन जाता है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। यहाँ पर लैंगिक हमला मतलब यहाँ पर पेनिट्रेटिव लैंगिक हमला बन जाता है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव लैंगिक हमला और प्रवेशन लैंगिक हमला। देखते हैं वो क्या क्या शर्तें होती हैं, एक एक करके देखेंगे। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी पुलिस अधिकारी है, ध्यान रखना, कोई भी पुलिस अधिकारी वो पुलिस थाने में या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है, मतलब जहां पर वो अपॉइंट किया गया है अपने थाने में, क्या करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तो वो अब बन जाएगा एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, अब बन जाएगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। फिर वो पुलिस अधिकारी किसी थाने के परिसर में, मतलब स्टेशन के प्रीमाइसेस में, चाहे उस पुलिस थाने में वो है या नहीं, तो भी क्या बन जाएगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। अपने कर्तव्यों के पालन करते समय या पुलिस अधिकारी के रूप में गया तो उसकी पहचान की गई हो। तो कुल मिला के सीधी सी बात है, अगर कोई पुलिस अधिकारी प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो वो बन जाएगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। उसके बाद में सेकंड आता है, कोई सशस्त्र बल का सदस्य है। यहीं पे मैंने आपको बताया था सशस्त्र बल का मीनिंग बताया गया 2 के सी में। सशस्त्र बल का मतलब है 2 के सी में, और सशस्त्र बल में कौन कौन आएगा ये बताया गया है फर्स्ट शेड्यूल में, जो हमारे संविधान की पहली अनुसूची, जो हमारे इस कानून की पहली अनुसूची है उसमें बताया गया है फर्स्ट शेड्यूल में, और ये बताया गया है 2 सी में। तो हम लोग फर्स्ट शेड्यूल भी देख लेंगे कि ये लोग यहाँ पर क्या माने जाएंगे, सशस्त्र बल या सुरक्षा बल के मेंबर माने जाएंगे। अगर सुरक्षा बल का कोई मेंबर ये काम करता है तो वो प्रवेशन लैंगिक हमला नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। उसके बाद में नेक्स्ट आता है सी, कोई लोक सेवक होते हुए, ध्यान रखिएगा, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, अगर पब्लिक सर्वेंट प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो वो कहलाएगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। देखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में अगर कोई जेल, प्रतिश्रेषण गृह, संरक्षण गृह, मतलब जो जहाँ पे रखा जाता है बच्चों को, या जो बच्चे एक तरीके से देखा जाए जिनके साथ में रेप होता है, जो रेप विक्टिम्स होते हैं, इस तरीके से जो संरक्षण गृह होते हैं, प्रोटेक्शन होम कहा जाता है, अगर जेल वगैरह में कोई भी ऐसा काम करता है तो वो कहलाएगा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, बन जाएगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। फिर आता है कि कोई अस्पताल है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, उस अस्पताल का मैनेजमेंट का कोई भी पार्ट या कोई भी कर्मचारी अगर करते हैं तो वो कहलाएगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। अगर कोई शिक्षण संस्थान है या धार्मिक संस्था है, अगर वहाँ के लोग ऐसा करेंगे तो वो कहलाएगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। अगर, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, अगर किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला होगा, अगर यहाँ पे कोई भी हो सकता है, यहाँ पे गैंग रेप है, मतलब गैंग में हमने क्या किया है, गैंग में हमने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो अगर आप गैंग में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करेंगे तो वो बन जाएगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, ठीक है। उसके बाद में अब आता है, जो कोई किसी बालक पर घातक आयुध का मतलब होता है डेडली वेपन, मतलब ऐसे वेपन जिनसे मौत की जा सकती है, जिनको ऐसे वेपन जिनके हमले से किसी की जान जा सकती है, उसको कहते हैं डेडली वेपन। अग्न्यायुध का मतलब होता है, एक तरीके से देखा जाए तो हीट सब्सटेंस होता है इसका, और इसको हम लोग फायर भी कह सकते हैं, अगर मतलब जलाता है, या गर्म पदार्थ जिसको हम लोग हीटेड सब्सटेंस कह सकते हैं, हीटेड सब्सटेंस या क्षारक पदार्थ को कोरोसिव बोलते हैं, कोरोसिव सब्सटेंस कहा जाता है।
कोर्सिव सब्सटेंस में जो एसिड आते हैं वो यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। अगर उनका मतलब उनका इस्तेमाल करते हुए क्या करता है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। अगर डेडली वेपन का प्रयोग करता है, फायर का प्रयोग करता है, या हीटेड सब्सटेंस का प्रयोग करता है, या कोरोसिव सब्सटेंस का प्रयोग करता है, जैसे HCl वगैरह हो गया तो यहाँ पे एसिड आता है, उनका इस्तेमाल करते हुए अगर वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, वो अब बन जाएगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, यानी कि वो बन जाएगा एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई घोर उपहति करता है, घोर उपहति का मतलब होता है ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट का मीनिंग आपका जो है वो BNS में दिया हुआ है और IPC में भी दिया हुआ था। अगर कोई ग्रीवियस हर्ट को कॉज करता है, मतलब गहरी चोट पहुंचाता है या शारीरिक रूप से नुकसान करता है, बॉडी को इंजरी करता है या क्षति करता है, या उसके या उसकी जनेंद्रियों सेक्सुअल ऑर्गन्स को कहा जाता है, जननेंद्रियों सेक्सुअल ऑर्गन्स को, प्राइवेट पार्ट्स को कहते हैं, जननेंद्रियों को क्षति करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। ध्यान रखिएगा, क्षति करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तो उसको यहाँ पे अब केवल प्रवेशन लैंगिक हमला नहीं बोलेंगे क्योंकि ये ज़्यादा सीरियस हो गया है। इसको कहा जाएगा आपका एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये ऐसे ही याद हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है कि जो कोई किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, ध्यान रखिएगा प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको केवल रीड करा देता हूँ। अगर किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, लेकिन अगर ये हो जाता है तो वो अब केवल प्रवेशन लैंगिक हमला नहीं होगा बल्कि वो बन जाएगा एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। क्या क्या होता है, अगर कोई लैंगिक हमला करता है जिससे वो बच्चा शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है, मतलब शारीरिक रूप से इनकेपेबल हो जाता है, उसके मानसिक अस्वस्थ हो जाता है, मेंटली वो परेशान हो जाता है, या कोई भी कार्य करने में जो काम वो आराम से कर सकता था अयोग्य हो जाता है, तो यहाँ पे प्रवेशन लैंगिक हमला कहलाएगा, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। अगर कोई बच्ची है वो लैंगिक हमले के परिणाम स्वरूप क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, तो वो अब बन जाएगा प्रवेशन लैंगिक हमला कहलाएगा, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। या शारीरिक रूप से किसी को अयोग्य कर दे या मानसिक रूप से अयोग्य कर दे और उस बालक की मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखिएगा, अगर उसकी मौत हो गई है, उसकी डेथ हो गई है इस प्रवेशन लैंगिक हमले के कारण, तो अब वो बन जाएगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। ठीक है। नेक्स्ट आता है, जो कोई बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए, मतलब किसी को पता है कि ये मानसिक रूप से सही नहीं है या शारीरिक रूप से कमजोर है, अगर उसका लाभ उठाते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तो यहां पर क्या माना जाएगा, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। जो कोई उसी बालक पर एक से अधिक बार या बार बार प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, मतलब रिपीटेडली करता है, तो ये अब केवल प्रवेशन लैंगिक हमला नहीं माना जाएगा, गुरुतर होगा। 12 वर्ष से, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछ सकते हैं, अगर 12 वर्ष से कम का कोई बच्चा है, अगर उसके साथ में प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, वहां पे हम लोग ने 18-16 पढ़ा था, यहाँ पे 12 से कम का कोई है, अगर उस पर वो प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो वो बन जाएगा एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी छोड़ सकते हैं। जो कोई ये जानते हुए कि बच्चा गर्भ से है, मान लीजिए कि बच्चा प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट भी आपको मैंने बताया था कि हो सकता है कि इसी के कारण वो प्रेग्नेंट हो गया, प्रेग्नेंट बच्चे पर फिर से प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तो ये माना जाएगा एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है। जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, मतलब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, और साथ में बालक की हत्या करने का प्रयत्न करता है, मतलब बालक की डेथ कॉज करने का अटेम्प्ट करता है, तो ये भी माना जाएगा एग्रावेटेड। ठीक है। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, जो कोई सांप्रदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान, जैसे मान लो कोई दंगा भड़क गया, उस दंगे के दौरान या कहीं पे नेचुरल कैलेमिटी आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, अगर उस कंडीशन में किसी के साथ में प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तो अब वो बन जाएगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। ठीक है, ये छोड़ दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है
और बालक को सार्वजनिक रूप से मतलब पब्लिकली क्या करता है, विवस्त्र करता है, उसके कपड़े उतारता है या उसको नग्न अवस्था में नंगा करके प्रदर्शन करवाता है या घुमाता है, तो अब ये बन जाएगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। तो ये आपको ये पढ़ना पड़ रहा है कि कब कब कोई भी प्रवेशन लैंगिक हमला गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाएगा। तो इतने मामलों में कोई भी प्रवेशन लैंगिक हमला क्या कहा जाएगा, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाएगा। ये हम लोग ने देखा। अब आता है कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड, मतलब जो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला होता है उसका पनिशमेंट कितना होगा, तो बड़ा कठोर पनिशमेंट है। ध्यान रखिएगा, इसका जो पनिशमेंट दिया गया है वो पनिशमेंट आपका कठोर कारावास की सजा। पहली बात तो रिगरस इंप्रिजनमेंट होगा, कठोर कारावास होगा। दो टाइप का इंप्रिजनमेंट होता है, सिंपल और रिगरस। यहाँ पे कठोर कारावास होगा। कठोर कारावास का मतलब है कि वहां पे जेल में काम करना होगा। इसको हम लोग सश्रम कारावास और रिगरस इंप्रिजनमेंट भी कहते हैं। तो उसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, मतलब 20 ईयर्स तो मिनिमम पनिशमेंट होगा। और आगे कहा गया है कि आजीवन कारावास भी हो सकता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, और साथ में कहा गया है कि कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकता है, मृत्यु दंड की सजा भी हो सकती है। मतलब ये नेचर पे देख, मतलब अब कैसे आप खुद बताइए कि 20 साल से लगा करके मौत की सजा तक की सजा है। जो आपने केस पढ़े, अगर इन केसेस में कोई भी मामला आ गया तो ये जज का विवेक होगा, इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द जज कि वो यहाँ पर कितनी सजा देगा। तो कैसे डिसाइड करेगा, वो अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करेगा कि इसको कितनी सजा मिलनी चाहिए। अब जैसे मान लो 12 साल से कम की बच्ची के साथ कोई रेप कर देगा तो जाहिर सी बात है उसको मृत्यु दंड ही मिलेगा। अगर कोई बच्ची प्रेग्नेंट है और उसके साथ में रेप कर देगा तो ये बहुत ज़्यादा ग्रेविटी इसकी सीरियस हो रही है, तो यहाँ पर उसको मृत्यु दंड ही मिलेगा। अगर कोई एसिड वगैरह से हमला करता है और साथ में प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो यहाँ पे शायद जज को ये लगे कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक अपराध किया है, मतलब बच्चे को जलाने की भी कोशिश की गई है, तो यहाँ पर हो सकता है कि उसको मृत्यु दंड की सजा हो। तो ये डिसाइड करेगा जज कि उसको कितनी सजा होगी। लेकिन आप सजा याद रखना, 20 साल कम से कम होगी, आजीवन कारावास भी हो सकती है और मृत्यु दंड भी हो सकता है। ये धारा 6 है, ठीक है। अब हम लोग ने देखा धारा 3 में क्या था, प्रवेशन लैंगिक हमला। धारा 4 में क्या था, धारा 4 में प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड। धारा 5 में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। धारा 6 में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड। धारा 7 में सेक्सुअल असॉल्ट लैंगिक हमला। धारा 8 में होगा लैंगिक हमले के लिए दंड। तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ते हैं, वो प्रवेशन था, वहां पे पेनिट्रेशन हो रहा था, ये सिंपल लैंगिक हमला है, यहाँ पर पेनिट्रेशन नहीं होगा। तो क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें लिखा गया है जो कोई लैंगिक आशय से मतलब सेक्सुअल इंटेंशन से, उसका इंटेंशन सेक्सुअल इंटेंशन है, बालक की योनि, लिंग, गुदा तथा स्तनों को स्पर्श करता है। मतलब योनि, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे केवल और केवल स्पर्श की बात हो रही है, यहाँ पे पेनिट्रेशन की बात नहीं हो रही। टच करता है, किसको किसको टच करता है, वेजाइना को, लिंग को टच करता है, गुदा को, उसके बाद स्तनों को, ब्रेस्ट को स्पर्श करता है, या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा, स्तन का स्पर्श कराता है। मतलब उस बच्चे से कहता है कि तुम किसी भी इंसान की योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श करो, या लैंगिक आशय से कोई अन्य कार्य करता है, कोई और काम करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना, ध्यान रखना प्रवेशन किए बिना, क्योंकि अगर प्रवेशन हो गया, अगर यहाँ पे पेनिट्रेशन हो गया तो ये लैंगिक हमला नहीं कहलाएगा, फिर ये बन जाएगा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि फिर ये कहलाएगा प्रवेशन लैंगिक हमला। शारीरिक संपर्क अंतर्ग्रस्त होता है, लैंगिक हमला करता है, ये कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पेपर में सीधे सीधे पूछेगा कि लैंगिक हमला किसमें है, धारा में है, और उसका दंड कितना है, ठीक। अब लैंगिक हमले के लिए दंड कितना होगा, तो कहा गया लैंगिक हमले के लिए दंड होगा, जो कोई लैंगिक हमला करेगा वो दोनों में से किसी भांति के कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी और जो 5 वर्ष तक हो सकेगी। इसका मतलब यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो मिनिमम 3 है और मैक्सिमम 5 है, 5 वर्ष, और जुर्माना होगा, ध्यान रखिएगा, और फाइन होगा। यहाँ पे या फाइन नहीं है, यहाँ पे और एंड लगा हुआ है, तो और जुर्माना होगा। ये है आपका लैंगिक हमला, यहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना। अब आता है, अब यही लैंगिक हमला जो हम लोग ने
कंडीशन पड़ी थी, जैसे हॉस्पिटल में हो गया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में हो गया, पुलिस ऑफिसर ने किया, आर्मी के लोगों ने किया, 12 साल से कम के बच्चे के साथ में हुआ, या जलाते हैं या डेडली वेपन से हमला करते हैं, या प्रेग्नेंट कर देते हैं, प्रेग्नेंट करने के बाद मारने की कोशिश करते हैं, या प्रेग्नेंट से करते हैं, या गैंग रेप करते हैं, तो ये कहता है कि ये लैंगिक हमला, अब प्रवेशन लैंगिक हमला, ये लैंगिक हमला अब गुरुतर लैंगिक हमला बन जाएगा। तो उसके केस में क्या, उसके केस में धारा 9 आएगी। धारा 9 में बताया गया है कि कब कब लैंगिक हमला गुरुतर लैंगिक हमला बनेगा। तो ये जितनी भी कंडीशन आप देख रहे हो ये सब हम पढ़ चुके हैं, हम सीधे इसकी पनिशमेंट पे आते हैं। ठीक है, ये सारा हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, देख लीजिएगा। गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड क्या होगा, तो कहा गया गुरुतर लैंगिक हमले के लिए जो दंड होगा वो कम से कम 5 वर्ष होगा, मिनिमम 5 ईयर होगा और मैक्सिमम 7 वर्ष होगा, और जुर्माना मतलब एंड फाइन होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गुरुतर लैंगिक हमला जो होगा वो 5 वर्ष मिनिमम होगा, 7 वर्ष मैक्सिमम होगा और फाइन होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया धारा 10। उसके बाद में अब आता है लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड। ये धारा 11 है। ठीक है, ये धारा 11 है, लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड। देखते हैं इसको। लैंगिक उत्पीड़न को कहा जाता है सेक्सुअल हैरेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये धारा 11 है, सेक्सुअल हैरेसमेंट। ठीक है, अब यहां पर कुछ केसेस बनाए गए हैं जिनको सेक्सुअल हैरेसमेंट कहा जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति ये सब काम करता है तो वो कहलाया जाएगा सेक्सुअल हैरेसमेंट, और जो धारा 12 है इसकी वो कहलाएगी सेक्सुअल हैरेसमेंट का पनिशमेंट कितना होगा। तो यहाँ पर आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब ध्यान से देखिएगा, कब कहा जाएगा कि वो लैंगिक उत्पीड़न करता है, जब नंबर 1 कोई शब्द कहता है या ध्वनि या अंग विक्षेप करता है, मतलब यहाँ पे पोस्चर करता है बॉडी के, कोई शब्द कहता है, कोई ध्वनि आवाज निकालता, अंग विक्षेप करता है, मतलब बॉडी का पोस्चर ऐसा बनाता है, या कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय के साथ में प्रदर्शित करता है, मतलब अपने शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करता है या कोई वस्तु प्रदर्शित करता है जो जिससे कि उस बच्चे के द्वारा ऐसा शब्द सुना जाए, या अंग विक्षेप मतलब पोस्चर ऐसा बनाता है, या कोई भी वस्तु या शरीर का भाग देखा जाएगा। सिंपल है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब होगा कोई शब्द कहता है, कोई ध्वनि निकालता है, या कोई अंग विक्षेप पोस्चर करता है, या अपनी शरीर का कोई भाग दिखाता है या वस्तु दिखाता है, तो वो कहा जाएगा सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है। सेकंड नंबर पे आता है किसी बालक को उसके शरीर का, मतलब बच्चे से कहता है कि तुम अपने शरीर का कोई भाग दिखाओ, प्रदर्शित करो, या उस किसी और व्यक्ति के द्वारा देखा जा सके। तो मतलब यहाँ पे खुद करता है, यहाँ पे बच्चे से वो भाग जो शरीर का पार्ट है वो प्रदर्शित करवाता है। उसके बाद में अश्लील प्रयोजन के लिए, मतलब पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए बच्चे को कोई वस्तु दिखाता है। ध्यान रखिएगा, पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए किसी भी प्रारूप या मीडिया में, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, बच्चे को कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट दिखाता है, लैंगिक हमला, सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। बालक को या तो सीधे या इलेक्ट्रॉनिक, अंकीय या किन्हीं अन्य साधनों के माध्यम से बार बार या निरंतर पीछा करता है, मतलब स्टॉकिंग करता है, देखता है या संपर्क करता है, या तो सीधा मतलब फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से उसका पीछा करता है, स्टॉकिंग करता है, तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद में बालक के शरीर के किसी भाग या लैंगिक कृत्य में बालक के अंतर्ग्रस्त होने का, मतलब इन्वॉल्वमेंट होने का, इलेक्ट्रॉनिक फिल्म या अंकी या किसी अन्य पद्धति के माध्यम से वास्तविक या गढ़े गए चित्रों को मीडिया के सामने मीडिया के किसी रूप में उपयोग करने की धमकी देता है। मतलब बच्चे को धमकाता है कि हम ऐसा कर देंगे, तुम्हारी फोटो मेरे पास में है, तुम्हारा सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। और आखिरी है अश्लील प्रयोजनों के लिए, पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए बच्चे को लालच देता है, प्रलोभन देता है, या उसके लिए परितोषण देता है, मतलब ग्रेटिफाई करता है, तो यहाँ पर माना जाएगा कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है। अब धारा 11 में ये बताया गया है कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा, और धारा 12 में बताया गया है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का पनिशमेंट कितना होगा। यहाँ पे बताया गया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का पनिशमेंट कितना होगा, वो धारा 12 है। धारा 12 में बताया गया लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड है वो बताया गया है 3 वर्ष तक की हो सकेगी, यानी कि अप टू 3 इयर्स है।
अब वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, वो अपराध की ग्रेविटी के बेसिस पे पता चलेगा, और साथ में जुर्माना होगा एंड फाइन। ध्यान सुनिएगा, हर जगह पे फाइन एंड आ रहा है और नहीं आ रहा है। तो ये जो आपने पढ़ा, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हम लोग ने धारा 3 से पढ़ना शुरू किया था, धारा 12 तक देखा। अब हम लोगों का जो अध्याय 3 आ रहा है, ये एक्चुअली में अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग या उसके लिए दंड है। अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग या उसके लिए दंड है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम लोग ने 2 अध्याय कंप्लीट किए, एक क्लास इसमें और लगेगी, फिर उसमें हम लोग इसके बाकी सारी चीज़ों को देखेंगे कि पॉक्सो में और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज करिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।